गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज हम वास्तव में जो बेली फैट है या कि जो तोंद निकली हुई होती है या जो एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है, इसके बारे में कुछ साइंटिफिक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। जहां तक बेली फैट का सवाल है, बेली फैट आप किसे कहते हैं, तोंद आप किसे कहते हैं? ये वास्तव में एक्यूमुलेशन है ऑफ द एब्डोमिनल फैट, जिसके चलते आपके वेस्ट की जो साइज है वो बढ़ जाती है। ये वास्तव में सेंट्रल एडिपोसिटी भी कहलाती है, इसको एब्डोमिनल ओबेसिटी भी कहा जाता है, लेकिन ये वास्तव में पेट के ऊपर फैट के जमा होने के चलते होती है। जहां तक बॉडी फैट का सवाल है, बॉडी फैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। बॉडी फैट इज नीडेड फॉर द बॉडी बिकॉज जो बॉडी फैट है वास्तव में बहुत सारे इसेंशियल फंक्शन सर्व करता है। जहां तक बॉडी फैट का सवाल है, ये हमारे ऑर्गन्स को कुशन करता है, उन्हें इंसुलेट करता है एंड बॉडी में जो एक्सट्रीम टेम्परेचर के वेरिएशंस होते हैं उनसे बचाता है। इसका मतलब है कि बॉडी को फैट की जरूरत है एंड ये जो बॉडी फैट है ये वास्तव में कुछ हार्मोन जैसा काम करता है, हार्मोन प्रोडक्शन का काम करता है एंड साइंस ऐसा मानती है कि जो एडिपोज टिश्यू है हमारी बॉडी में, वास्तव में इसे एंडोक्राइन ऑर्गन माना जाता है क्योंकि ये हार्मोन प्रोडक्शन का भी काम करता है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि जो पेट के ऊपर जो हमारा फैट आपको दिखाई देता है, जो आपको तोंद दिखाई देती है या एब्डोमिनल ओबेसिटी दिखाई देती है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। दो तरह की होगी। नंबर वन, वो फैट होगा जो आपके पेट के अंदर है और आपके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनके चारों तरफ लिपटा हुआ है, और दूसरा वो होगा जो चमड़ी के नीचे है और पेट के ऊपर जो है ना छाया हुआ है। इसका मतलब है कि यू विल हैव विसरल फैट जो आपके अंदर के ऑर्गन्स के चारों तरफ है एंड नंबर टू वुड बी द सबक्यूटेनियस फैट जो आपकी स्किन के नीचे है। जो विसरल फैट होता है वास्तव में आपके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको सराउंड करके चलता है। ये स्टमक के चारों तरफ पाया जाएगा, इंटेस्टाइन के चारों तरफ पाया जाएगा, स्प्लीन के चारों तरफ पाया जाएगा, किडनी के चारों तरफ पाया जाएगा, लिवर के चारों तरफ भी पाया जाएगा। जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो वास्तव में ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। नाउ जहां तक बेली फैट का सवाल है, कुछ फैट्स और भी हैं जो आपको समझने की जरूरत है कि कोई भी हो, चाहे वो सबक्यूटेनियस हो चाहे इनसाइड हो, दोनों तरह के जो फैट हैं वास्तव में कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज पोटेंशियल इनका बहुत ज्यादा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि कार्डियो मेटाबॉलिक जो एक रिस्क फैक्टर है इसको बढ़ा के चलते हैं। जहां तक विसरल फैट का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि ये जो फैट है बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। नंबर वन, ये आपका मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर बढ़ाता है। अगर मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर बढ़ाएगा तो आपको डायबिटीज, मेलाइटिस जैसी जो बीमारियां हैं उनके होने का रिस्क बढ़ेगा। ये वास्तव में इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के चलते बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, चाहे वो डायबिटीज मेलाइटिस हो, चाहे वो फैटी लिवर हो, चाहे वो हार्ट की बीमारियां हो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायरेक्टली जुड़ी हुई होती हैं। नंबर तीन, ये इन्फ्लेमेशन बॉडी में प्रोड्यूस करता है और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को ऊपर की तरफ बढ़ाता है। एंड साइंस ऐसा मानती है कि जो विसरल फैट है ये ओवरऑल आपकी लॉन्गेविटी कम करता है एंड ये ज्यादा मोर्टेलिटी के लिए शायद जिम्मेदार माना जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर दोस कॉजेज जिसके चलते तोंद निकलती है या आपके पेट के ऊपर फैट जमा होता है या आपको एब्डोमिनल ओबेसिटी डेवलप होती है। नंबर वन जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है कैलोरी सरप्लस। ये दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन कि आपको अपनी बॉडी के काम चलाने के लिए 2 कैलोरी की जरूरत है लेकिन आप 3 कंज्यूम करते हैं। अगर 2 की जरूरत है और आप 3 खाएंगे तो ये जो सरप्लस कैलोरी है वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में जमा होगी। अगर आपकी जो लाइफस्टाइल है वो सीडेंटरी है और आपके जो इनपुट है वो सरप्लस है तो ये दोनों मिला के वास्तव में आपको फैट जमा होगा एंड जो फैट जमा होगा तो आपको सेंट्रल ओबेसिटी भी डेवलप होगी। साइंस ऐसा मानती है कि इट इज इमटेरियल कि आप कितने एक्टिव हैं, लेकिन अगर आपका जो बॉडी है वो कैलोरी में सरप्लस जा रही है इन द सेंस कि आप कैलोरीज ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो इट इज इमटेरियल कि आप कितने एक्टिव हैं। अल्टीमेटली आपको ओबेसिटी होगी और अगर ओबेसिटी होगी तो वास्तव में आप बॉडी का वेट जो है ना वो गेन करेंगे और आपको सेंट्रल ओबेसिटी या तोंद भी निकलेगी ही निकलेगी। नंबर 2 पर आता है मेटाबॉलिज्म। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। हम उतनी कैलोरी जो है ना पर आवर कंज्यूम नहीं करते हैं जितना हम यंग एज में करते हैं क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वास्तव में स्लो होता है। तो चूंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो जैसे हमारी एज बढ़ती है, ये बात सही है कि हमारी बॉडी के अंदर ओवरऑल जो फैट की परसेंटेज है वो ग्रेजुअली बढ़ती है। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। साइंस ऐसा मानती है कि जो फीमेल्स हैं उनमें इस तरह का जो फैट के परसेंटेज के गेन की पॉसिबिलिटी है वो इन कंपैरिजन टू मेल्स हमेशा ज्यादा होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि एल्डरली जो फीमेल्स हैं बाय एंड लार्ज
मिड सेक्शन में या पेट के ऊपर ज्यादा बल्कि दिखाई देती हैं इन कंपैरिजन टू मेल्स, क्योंकि सेंट्रल ओबेसिटी का जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाता है। नाउ नंबर 3 पर आता है बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपकी बॉडी के अंदर फैट होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की एक अलग टेंडेंसी है, इन द सेंस कि जैसे फीमेल्स में अगर हम देखें तो मीनोपॉज के बाद चूंकि ईस्ट्रोजन का लेवल एकदम नीचे की तरफ आता है, तो ईस्ट्रोजन का लेवल नीचे की तरफ आएगा, तो इस चेंज के चलते जो बॉडी का फैट डिपॉजिट होगा वो हमेशा मिड सेक्शन में डिपॉजिट होगा, और चूंकि ये मिड सेक्शन में डिपॉजिट होगा तो वास्तव में सेंट्रल ओबेसिटी डेवलप होगी इन कंपैरिजन टू द लोअर बॉडी जहां के फैट डिपॉजिट नहीं होगा। तो जैसे पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स को अगर हम देखें तो ईस्ट्रोजन की कमी के चलते जो फैट डिपॉजिट होता है वो हमेशा मिड सेक्शन में होता है या एब्डोमेन या पेट के ऊपर होता है। द नेक्स्ट वन इज द जीन्स। हमारी जो जीन्स हैं वो डिटरमाइन करती हैं कि हमारी बॉडी के अंदर फैट कहां जमा होगा। तो हेरिडिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। जहां तक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि जो आपकी तोंद निकलती है ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है, और अगर हेरिडिटी आपकी इस तरह की है कि पेट या तोंद निकलने की टेंडेंसी है तो वास्तव में आपको तोंद निकलेगी। साइंस ऐसा मानती है कि जहां तक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का सवाल है उसको एनवायरनमेंट फैक्टर्स के साथ में जोड़कर देखा जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि देयर इज अ हाइपोथेसिस जिसे थ्रिप्टी जीनोटाइप हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर से इसको देखिए, इसे थ्रिप्टी जीनोटाइप हाइपोथेसिस कहते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि आज से हजारों साल पहले जब खाने की बहुत कमी थी, तो जब भी इस तरह की चीज होती थी कि मनुष्य को खाना मिलता था तो बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खाता था, बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खा लेता था। ये जो खाना खाता था इसका बहुत सारा जो पोर्शन है वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता था, इन मेनली सेंट्रल ओबेसिटी के रूप में डिपॉजिट होता था, क्योंकि हमें यह मालूम नहीं होता था कि नेक्स्ट मील कब मिलेगा। ये फेमाइन जैसी कंडीशन थी, सो दैट बॉडी एक रिजर्व तैयार करती थी। यानी जो रिजर्व तैयार करती थी ये एब्डोमिनल फैट के रूप में तैयार करती थी। दिस इज व्हाट द थ्रिप्टी जीनोटाइप हाइपोथेसिस इज। तो जो जेनेटिक्स हैं वास्तव में इसमें मदद करते हैं। ना तक हार्मोन्स का सवाल है, इनको आपको देखने की जरूरत है। हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो वास्तव में आपकी बॉडी में कैसा फैट डिपॉजिट होगा उसको डिटरमाइन करते हैं। एक हार्मोन होता है जिसे लेप्टिन कहते हैं। ये जो लेप्टिन नाम का जो हार्मोन है वास्तव में हमारे पेट में जब हम खाना खाते हैं तो फुलनेस की फीलिंग देता है। अगर लेप्टिन डेफिशिएंट है तो फुलनेस की फीलिंग कम होगी, अगर फुलनेस की फीलिंग कम होगी तो आप ज्यादा खाएंगे। अगर लेप्टिन की डेफिशिएंसी है तो आप ओवर ईट करेंगे, आपको फुलनेस की फीलिंग नहीं आएगी, और आप ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप वेट गेन करेंगे। तो साइंस ऐसा मानती है कि जो लेप्टिन का लेवल है इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू हाउ मच फैट योर बॉडी विल गेट। ऐसे ही जो मेंटल हेल्थ है उसको मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से देखें। जो रोज की स्ट्रेस है, जो रोजमर्रे की स्ट्रेस है, जो रोज के काम करने की स्ट्रेस है, वो सेंट्रल ओबेसिटी के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन है। रिसर्च ऐसा मानती है कि अगर आपको स्ट्रेस परसिस्ट करती है तो आपके कॉर्टिसोल का लेवल ऊपर होगा। अगर कॉर्टिसोल का लेवल ऊपर होगा तो साइंटिफिकली दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस जिसके चलते आपको सेंट्रल ओबेसिटी होने की संभावना बढ़ेगी। तो इसलिए कॉर्टिसोल का लेवल नीचे रहे तो सेंट्रल ओबेसिटी की संभावना हमेशा कम होगी। ये जो रिलेशनशिप है ये रिवर्स में भी काम करती है, इन द सेंस कि अगर आपको सेंट्रल ओबेसिटी है तो भी कॉर्टिसोल का लेवल नीचे ऊपर की तरफ जाएगा। अगर सेंट्रल ओबेसिटी है या विसरल ओबेसिटी है तो उसके चलते कॉर्टिसोल ऊपर की तरफ जाएगा, तो जो सेंट्रल ओबेसिटी है और बढ़ेगी, तो कॉर्टिसोल और ऊपर की तरफ जाएगा तो सेंट्रल ओबेसिटी और बढ़ेगी। ये वास्तव में रिलेशनशिप जो है ये रिवर्स में काम करती है, तो दोनों तरह से काम करेगी। अगर स्ट्रेस है तो कॉर्टिसोल ऊपर जाएगा, सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ेगी। सेंट्रल ओबेसिटी है तो कॉर्टिसोल ऊपर जाएगा, सेंट्रल ओबेसिटी और बढ़ेगी। तो ये वास्तव में चक्रव्यूह है जिसमें आप फंस जाते हैं और आपकी सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही बहुत सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन दो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से देखें। नंबर 1 इज द बाइपोलर डिसऑर्डर, नंबर 2 इज द स्किज़ोफ्रेनिया। ये दो इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं। ये अगर मेंटल हेल्थ में आपको परेशान कर रहे हैं तो वास्तव में ये वेट गेन की टेंडेंसी को लेकर चलते हैं। इसके अलावा जो मेडिकेशंस यूज की जाती हैं इन दोनों डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, साइंस ऐसा मानती है कि वो मेडिकेशंस वास्तव में आपका वेट गेन कराने की ताकत रखती हैं। नाउ जहां तक मेंटल हेल्थ का सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है कि जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, जब आप एंजाइटी में होते हैं, जब आपको डिप्रेशन होता है, तो वास्तव में साइकोलॉजिकली आप कंफर्ट फूड की तरफ दौड़ते हैं। जो कंफर्ट फूड की तरफ आप दौड़ते हैं उसको ध्यान से देखिए। आप प्रोसेस्ड फूड्स ज्यादा खाते हैं, आप हाई कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं,
आप हाई फैट फूड्स ज्यादा खाते हैं, एंड अल्टीमेटली अगर हम प्रोसेस्ड फूड्स, हाई फैट फूड, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स को देखें, ये अल्टीमेटली आपको वेट गेन कराते हैं। तो जो स्ट्रेस की सिचुएशन है वास्तव में आपको कंफर्ट फूड ईटिंग की तरफ ले जाती है एंड वेट गेन कराने की ताकत रखती है। ऐसे ही बहुत सारे मेडिकेशंस जो मैं चाहता हूं कि आपकी निगाह में होनी चाहिए, क्योंकि ये सब दवाइयां हैं, ये आपका वेट गेन कराएंगी, आपको फैट करेंगी एंड आपकी सेंट्रल ओबेसिटी को बढ़ाएंगी। जितनी भी डिप्रेशन की दवाइयां हैं या एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, 90% ऑफ देम वास्तव में वेट गेन कराती हैं, इन वजन को ऊपर की तरफ ले जाती हैं। ऐसे ही ऑल एंटीसाइकोटिक्स या जितने भी जो है एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस हैं वो आपका वेट गेन कराती हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर स्किज़ोफ्रेनिया की मेडिकेशंस लेंगे तो वेट ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे ही जितनी भी एंटी सीजर मेडिकेशंस हैं या दौरे के लिए जो दवाइयां आप लेते हैं या मिर्गी की दवाइयां लेते हैं, वास्तव में ये वेट गेन कराती हैं। ऐसे ही जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अस्थमा में इस्तेमाल करते हैं, जॉइंट पेन में इस्तेमाल करते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में इस्तेमाल करते हैं, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसी मेडिसिन है जो बहुत सारे नाम से आती हैं, जैसे वाइसोलोन, ओमनाकार्टिल, प्रेडनिसोलोन, मेड्राल, बहुत सारे नाम से आती हैं, जो स्टेरॉइड यूज किए जाते हैं, ये वास्तव में आपके वेट को बढ़ाने की ताकत रखते हैं। ये वेट गेन कराएंगे तो सेंट्रल ओबेसिटी को भी बढ़ाएंगे। साइंस ऐसा मानती है कि बहुत सारी डायबिटीज की जो दवाइयां हैं, पर्टिकुलरली इंसुलिन एंड पायोग्लिटिजान ग्रुप, ये वास्तव में आपका वेट गेन एंड सेंट्रल ओबेसिटी को बढ़ाने की ताकत रखती हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जहां तक तोंद के निकलने का सवाल है या एब्डोमिनल ओबेसिटी का सवाल है, इज वन ऑफ द रिस्की फैक्टर। जो सेंट्रल ओबेसिटी है, सेंट्रल ओबेसिटी के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन ये 7 रीजंस ऐसे हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको अपनी निगाह में रखने चाहिए। ये जो रीजंस हैं अगर आप निगाह में रखेंगे, आप अपनी जो है जानकारी में रखेंगे, तो आप इनको ऊपर वर्क करेंगे तो शायद आप ओबेसिटी इन सेंट्रल ओबेसिटी से बच पाएंगे या निकल पाएंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो सेंट्रल ओबेसिटी की जेनेसिस को समझने में मदद करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।